लर्नर्स, इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल जानकारी विद जेडी में आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने 2012 के वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड की तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब का एक बेहतरीन तज्जिया किया था। यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 2017 के वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के क्वेश्चंस का एक बेहतरीन एनालिसिस करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? मिदनापुर, बोलपुर, ग्वालपुर और सोनारपुर। इसका सही जवाब होगा बोलपुर। बोलपुर दरअसल एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो शांति निकेतन नामी जगह के करीब वाक़ है, और ये शांति निकेतन बीरभूम जिला के अंडर में आता है, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में विश्व भारती कॉलेज की स्थापना की थी। असल में रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों की तालीम के मुतालिक एक नज़रिया रखते थे। वो नज़रिया ये था कि बच्चों को, लर्नर्स को एक खुली फिजा में तालीम दी जाए, एक ओपन इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो कुदरती तौर पर भी चीज़ों को सीख पाए। शायद इसी नज़रिए के तहत उन्होंने इस कॉलेज को पेड़ के नीचे खुली फिजा में कायम किया था। असल में ये विश्व भारती कॉलेज ही था, लेकिन आज़ादी के बाद इन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ये सवाल क्लास 4 की उर्दू या 5 की उर्दू में रविंद्रनाथ टैगोर बोलकर मजमून है, वहीं से किया गया है। इसलिए मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि कंटेंट को के साथ साथ आप 3, 4, 5 के उर्दू बुक्स को भी पढ़ के जाएं, तो आपके 2-4 सवालों के जवाब आसानी से हो सकते हैं। और एक बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि 2017 और जैसा कि आपने 12 वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखा था, वही चीज़ 2017 के क्वेश्चन में भी है कि तब तक एनसीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक टेट एग्ज़ाम नहीं होते थे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का ही सवाल बनता था, कोई पेडागोजिकल क्वेश्चंस नहीं होते थे। इसलिए इस पेपर में भी कोई पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? मैं पिछले वीडियो में तरक्की पसंद शोराओं की एक फहरिस्त दी हुई है, चाहे तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। इस तहरीक के बुनियाद गुजार सज्जाद ज़हीर हुसैन हैं। उसके अलावे मुंशी प्रेमचंद, फैज़ अहमद कैफी आज़मी, हजरत मोहानी, ये तमाम के तमाम शोरा औदबा तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए ही थे। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन से शुरू होती है, जहां अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का एक अंजुमन बनाया गया था 1936 के करीब, जिसकी सदारत खुद मुंशी प्रेमचंद ने की थी, लेकिन इसके बानी के तौर पर सज्जाद ज़हीर को ही माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। उनके कुछ अफसाने, गोदान, सूज़े वतन, शतरंज के खिलाड़ी, बाज़ार हुस्न, ये कुछ मुख्तसर कहानियां हैं जो अक्सर सवाल में बने रहते हैं। और सूज़े वतन के मुतालिक आपको पता होगा कि ये कुछ 5 मुख्तसर कहानियों का एक मजमा था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। इसको अक्सर सवाल पूछा जाता है। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, सुबह आज़ादी नक्श फरियादी, काफ़ी मशहूर है। तरक्की पसंद शोरा जितने भी थे वो लोग कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। ये वजह कि हजरत मोहानी को जेल जाना पड़ा, फैज़ अहमद फैज़ को जेल जाना पड़ा। अगला सवाल शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज साबिक़ा के साथ आया है? गौर करेंगे तो पुरदर्द, गजबनाक, आरामगाह, कोहसार। तो किसी लफ्ज से पहले
जब कोई एक हर्फ का मजमा जो अकेले बेमाना हो लेकिन किसी लफ्ज के साथ हो तो माना दे दे, अगर पहले आए तो साबिका, बाद में आए तो लाहिका। अंग्रेजी में लाहिका को सफिक्स, साबिका को प्रेफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पुर पहले आया हुआ है, इसलिए पुरदर्द ही यहाँ का सही जवाब होगा। बाकी आराम के साथ गह लगाया गया है, गजब के साथ नाक लगाया गया है, कुह के साथ सार लगाया गया है, इसलिए पुरदर्द ही यहाँ पर सही जवाब होगा। मैं कुछ साबिका और लाहिका की एक फहरिस्त दिए देता हूँ, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लें। अलावा उसके साबिका के कुछ मिसालें यूं हैं, पुर, अन, बे, बा, बद वगैरह वगैरह आते हैं। और लाहिका के कुछ मिसाल देख लें, नाक, सार, गा, मंद, दार जैसे दुकान से दुकानदार, अक्ल से अक्लमंद, ईद से ईदगाह, खतर से खतरनाक वगैरह। आइए अगला सवाल देखते हैं। शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? यहां का सही जवाब होगा दाग दहलवी। अब आइए ऑप्शंस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इकबाल का 1877 से 1938, ज़ौक़ दहलवी 1790 से 1854, दाग 1831 से 1905 और बहादुर शाह जफर 1775 से 1862। तो जाहिर है कि बहादुर शाह जफर तो किसी भी हाल इकबाल के उस्ताद नहीं हो सकते, ज़ौक़ भी नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग ज़ौक़ को बात करेंगे, बहादुर शाह जफर को बात करेंगे। रहा गालिब 1797 से 1869, ये भी नहीं हो सकते। तो गोया के हमारे पास ऑप्शन बचता है दाग दहलवी। यानी कि जब कभी आपको यूं देखना हो कि अगर आपसे ऑप्शन सही जवाब ना चल पाए तो आप इस तरह की भी सहारे ले सकते हैं। गालिब किसी भी हालत में उनके हम असरों में से नहीं है। ज़ौक़। आइए अब हम लोग थोड़ा बहुत इकबाल के मुतालिक गुफ्तगू कर लेते हैं। इकबाल शायरे मशरिक़ कहलाते हैं। उनके कई एक मजमा कलाम, फारसी में असरार खुदी, रमू से बेखुदी और पयामे मशरिक़, ये 3 मजमा कलाम हैं उनके जो फारसी में हैं। और बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ये उनके उर्दू के मजमा कलाम हैं। और बांगे दरा में ही एक बेहतरीन नज़्म तराना हिंदी, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये तराना हिंदी दरअसल इकबाल के उर्दू मजमा कलाम बांगे दरा जो कि 1924 में मंजर आम पर आई, वहां से ही है। और बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम के सिलसिले में मैंने बात कर दी। फारसी और उर्दू जिसमें दोनों कलाम शामिल हैं वो है अरमोगान हिजाज, कभी कभार ये सवाल पूछ लिया जाता है। उसके अलावा शायर मशरिक़ जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग की सदारत भी किए थे इलाहाबाद में 1930 ईस्वी में। यहीं से पाकिस्तान के बंटवारे का या पाकिस्तान के एक मुल्क होने का, एक देश होने का एक इशारा मिलता है। बहादुर शाह जफर के मुतालिक, बहादुर शाह जफर के उस्ताद शुरू में तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद गालिब उनके उस्ताद बने। और गालिब और ज़ौक़ में बहुत हद तक दरबारी शायर होने के नाते काफ़ी एक रस्सा कसी रहती थी। एक बार गालिब ने कहा भी था इनके मुतालिक, ज़ौक़ को ताना कसते हुए उन्होंने कहा था, बना है साह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है।
और बहादुर शाह जफर खुद एक शायर, मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ों में कट गए 2 इंतजार में। इकबाल की जहां तक बांगे दरा मजमा कलाम की बात है, उसी में से एक 2 नज़में और काफी मशहूर हैं जो अक्सर सवालात का मौजू बना रहता है। एक शिकवा, एक जवाब शिकवा। उसके अलावा उसमें बाले जिब्रील में मस्जिद करतबा वगैरह शामिल है। इकबाल साहब मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। यही वजह है कि एक सूफी ख्याल के मालिक बने इकबाल साहब। अगर इकबाल का कोई पसंदीदा आपका शेर हो तो जरूर कमेंट करें। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू जुबान का पहला अखबार किस नाम से शाया हुआ? खैर खाए हिंद, अखबार मशरिक, जामे जहानुमा, आज़ाद हिंद। बिलाशुबा ये तमाम के तमाम अखबारात उर्दू के ही हैं, लेकिन यहां पर सही जवाब होगा जामे जहानुमा। इसको जामे जम जो सर सैयद की एक किताब है, इसके साथ कंफ्यूज आप ना करें, वो है जामे जम जो सर सैयद की एक किताब है, और ये जामे जहानुमा एक अखबार है जो उर्दू की पहली अखबार मानी जाती है। और कलकत्ता से हरी हरदत्त एडिटर होते थे इनके। 1822 ईस्वी में कलकत्ता से शाया हुआ था उर्दू का पहला अखबार। उसके अलावा कलकत्ता से और भी कई एक मशहूर अखबार शाया होते थे। एक मिरातुल अखबार है, राम मोहन राय, ये भी कलकत्ता से निकलता था, जिसमें अक्सर व बेशतर हालत में ज़ौक़, ज़फ़र, गालिब वगैरह की गज़लें भी और मजमा कलाम भी शाया होते रहते थे। और जहाँ तक खैर खा हिंद है, अखबार मशरिक काफ़ी लेट से कलकत्ता से ही 1964 से ये चल रही है। अखबार मशरिक हमारे इधर भी आती है। और खैर खा हिंद मास्टर रामचंद्र 1845 ईस्वी में खैर खा हिंद मास्टर रामचंद्र साहब निकालते थे। ये बात की बात है, 1845 ईस्वी की बात है। और 1857 ईस्वी मतलब उर्दू सहाफत, उर्दू रिपोर्टिंग या उर्दू अखबार के मुतालिक एक जो बड़ी जानकारी मैं बताना चाहूँगा आपको। मौलवी मोहम्मद बाकर जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब हैं, वो उनको फर्स्ट रिपोर्टर माना जाता है उर्दू अखबार के लिए, जो 1857 की आंखों देखे हाल को वो पेपर में बयान किया करते थे। उनका बेटा मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उनके साथ इस काम में शामिल हुए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक आगे चल करके हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे। तो सही जवाब जामे जहानुमा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें नकेरा कौन सा लफ्ज है? इसमें नकेरा शहर, पंजाब, विक्टोरिया, हिमालय। इसका सही जवाब होगा शहर, ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा इसम के मुतालिक गुफ्तगू कर लेते हैं। इसम के अगर मानी के एतबार से देखें तो 2 इकसाम है इनके। इसमें नकेरा जिसको इसमें आम भी कहा जाता है, इसमें खास जिसको इसमें मारफा भी कहा जाता है। जाहिर है यहाँ पे शहर इसमें नकेरा होगा और बाकी के तमाम, विक्टोरिया किसी का नाम है, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, पंजाब किसी जगह का नाम है, तो ये इसमें खास हो गया, इसलिए ये इसमें मारफा है। लेकिन बनावट के एतबार से अगर हम जाए तो इसम को हम लोग 3 हिस्सों में मुनक़सिम कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद जैसे माने से ही पता चलता है कि जामिद का मतलब होता है ठहराव, वो इसम जो किसी से ना निकला हो, ना उससे कोई और इसम बन सकता है, जैसे पत्थर, इसको हम इसमें जामिद कहेंगे। मैं इसम की एक लिस्ट भी आपको यहाँ पर जरूर दे दूंगा, वीडियो को जरूर पॉज करके आप देख लेंगे। इसमें मस्दर जो किसी लफ्ज से निकले, जो किसी लफ्ज से निकले उसको इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे लिखना से लिखाई या लिखने वाला, तो लिखना से लिखाई यानी लिखना यहाँ पे इसमें मस्दर के तौर पर होगा, जिससे हम लोग लिखाई बना सकते हैं। और मस्दर ना मुश्तक हो जाएगा, मस्दर से निकले हुए जो वहां से निकले हैं वो हो जाएगा लिखाई, गोया के लिखना, लिखाई। उसके अलावा इसमें जात है, इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ लफ्ज़ से आप याद रखेंगे जगह या वक्त।
अगर कोई इसमें हमें जगह या वक्त बताता है तो फिर वो इसमें ज़र्फ कहलाएगा। उमूमन सवाल ऐसे हो जाएगा कि रागिब ने 5 बजे बाजार आने का वादा किया। इसमें यहां पर इसमें ज़र्फ कौन कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बाजार और 5 बजे। उसके अलावा इसमें तस्गीर है या मसगर भी बोलते हैं, यानी छोटा, जैसे बाग का बागीचा, डेक का डेगची, थाला का थाली, इसमें तस्गीर या इसमें मसगर बोलते हैं। इसमें मकबर या तकबीर भी बोलते हैं, जो बड़ा होता है, जैसे राजा से महाराजा, बागीचा का खुद बाग। इसमें आला आपको पता ही है। इसमें जमा, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे झुंड, फौज, लश्कर वगैरह। तो आप लोग इसम के मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से भी इकट्ठा कर लें, या मैं यहाँ पे लिस्ट एक दे रहा हूँ, उसको पोस्ट करके आप ज़रूर देख लें। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इलाही तेरी ही इताअत करूँ मैं, तेरे दीन कामिल की खिदमत करूँ मैं, दिलो जान से हक़ की हिमायत करूँ मैं, इलाही यही तुझसे मेरी दुआ है, मुझे इतनी जुर्रत अता कर इलाही के दूँ हो के बेखौफ हक़ की गवाही, बनूं दीन इस्लाम का मैं सिपाही। अब यहाँ पर ये नज़्म है क्लास 5 की, हम एक नज़्म है, पहली नज़्म है क्लास 5 में, वहाँ से इसको पूछा गया है। मगर हैरत की बात ये होती है कि ये इबारात हैं, मतलब दिया हुआ एक नज़्म है, नज़्म के बाद नज़्म से सवालात नहीं होते हैं। इस चीज़ को मैंने जो देखा है, बल्कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे कि नज़्म से कोई सवाल नहीं है। 2 सवालात हैं, दोनों के दोनों मैं समझता हूँ कि नज़्म से नहीं है, बल्कि नज़्म से रिलेटेड सवालात हैं, जिसको आपको एडिशनल तौर पर जानकारी रखनी होगी। मिसाल के तौर पे 7 नंबर सवाल है, 4 मिसरों वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में 4 मिसरों वाली, 5 मिसरों वाली, 3 मिसरे वाली, 6 मिसरे वाली नज़्म का एक बेहतरीन चर्चा किया। चाहे तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर देख लें, फिर भी मैं यहाँ चर्चा करने की जरूर कोशिश करूंगा। मुसद्दस के मानी 4, मुरब्बा के, सॉरी माफ कीजिएगा, मुसद्दस के मानी 6, मुरब्बा के मानी 4, मुसल्लस के मानी 3 और मखमस के मानी 5। जैसे मैंने चर्चा किया था, मुसद्दस हाली 6 मिसरों वाली नज़्म और मखमस 5 मिसरों वाली नज़्म होती है, तो मुरब्बा 4 मिसरों वाली नज़्म होती है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुरब्बा। जहां तक मुरब्बा की बात है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शुरू के 3 मिसरे हम काफिया, हमरा दीन इस्लाम का मैं सिपाही, 3 मिसरे हम काफिया हैं। आप गौर करें, सिपाही, गवाही, इलाही, तो 3 मिसरे यहाँ पर आपका हम काफिया, जबकि चौथा हम काफिया नहीं है, यानी कि ये मुरब्बा है। मुरब्बा वाली, मुरब्बा की शक्ल में ये नज़्म है, और इसमें गालिबन दुआ की गई है मंजूम के रूप में, इसलिए इस नज़्म को हम लोग मुनाजात भी कह सकते हैं, गरचे हमद भी कह सकते हैं, मगर यहाँ मुनाजात ज़्यादा मुनासिब है। दुआ मांगी गई है मुनाजात की शक्ल में। अब 8 नंबर सवाल देख लेंगे। ये काफ़ी आसान सा सवाल है, पिछले वीडियो में कई एक दफ़ा मैंने इस बात पर चर्चा किया है, ये रिपीटेशन में भी आता है, आप लोग फिर भी गौर कर लें। अल्लाह की शान बयान करते हुए दुआ मांगी जाए, तो सही जवाब देखिए, आप यहाँ कन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका कि अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए तो मुनाजात होता है, ना कि हम्द। ध्यान रहे इसका, इसलिए यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुनाजात। हम्द में सिर्फ अल्लाह ताला की शान बयान की जाती है, दुआ नहीं मांगी जाती खुद के लिए, और नात में रसूलुल्लाह की तारीफ बयान की जाती है, और मुनाजात में अल्लाह की शान माने मंजूम ऐसी नज़्म जिसमें दुआ मांगी जाए अल्लाह की शान बयान करते हुए। और वैसे भी हम नसरी अंदाज में भी जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह की शान तो बयान करते ही करते हैं, इसलिए सही जवाब होगा मुनाजात, ना कि हम्द। ये इक़्तिबास यहाँ पर है, आप थोड़ा देख लें। मैंने समझता कि इससे मुझे सवाल जवाब करने की ज़रूरत है, मगर जो जानकारी के लिए बात है मैं वो बताता चलूँ कि आमतौर से देखने को मिला है कि इक़्तिबास से दे देते हैं, पर सवालात इधर उधर से भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 2022 में देखने को मिला है। फिर भी आप गौर कर लें, हो सकता है 2-1 सवाल इधर उधर से भी हो।
जिस सवाल पर यहाँ चर्चा करने की जरूरत है मैं थोड़ा बहुत कर दूंगा। रहनुमा की जिद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहसन, चूंकि रहबर और रहनुमा और कायद ये तीनों अमीर, ये तमाम के तमाम वही हैं। रहनुमा के हम मानी अल्फाज हैं, लेकिन रहजन उसकी जिद है। एक शेर याद आ रहा है, जरूर सुने, काफी मशहूर भी है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये 10 नंबर सवाल आप खुद ब खुद कर लेंगे, ये बिल्कुल अक्तबास से दिया हुआ है, इन पर कोई ये नहीं। 11 नंबर, चूंकि एक कवायद का मामला है इसमें, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा बहुत चर्चा होना चाहिए। इनमें कौन सा लफ्ज ज़हीन का हम मानी है? हम मानी अंग्रेजी में सिनोनिम्स, गौर करें। कुंद, अनबी, फतीन और अक्लमंद। देखिए, ज़हीन और अक्लमंद गर्चे हम मानी में है, कोई शक नहीं, और एक लफ्ज है यहाँ पर सी ऑप्शन फतीन, ये भी हम माना में है, लेकिन यहाँ का बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका फतीन, बेस्ट मीनिंग में जाएगा फतीन। उसके अलावा ज़हीन, फतीन, ज़की, तेज फहम, अकील, ये तमाम के तमाम सिनोनिम है, लेकिन अक्लमंद से ज्यादा यहाँ फतीन होगा, इसलिए आप सही जवाब लिखेंगे फतीन। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी वहीं से रिलेटेड है, इक़्तिबास से, मगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। कौन कौमी रहनुमा नहीं है? महात्मा गांधी बिलाशुबा कौमी रहनुमा है। मौलाना आजाद साहब, इसके बारे में मैंने चर्चा की है, एक बात उनकी छुटी हुई थी, मैं चाहूंगा कि बता दूं, इनको इमामुल हिंद का भी खिताब मिला हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। इसके अलावा अच्छी खासी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, वहां चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानी मेंबरों में से एक हैं, तो जाहिर है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया कई एक पॉलिटिकल लीडर्स का मिला जुला एक बाइकआउट की एक पैदावार थी। खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया को खुद अलीगढ़ के अगल बगल में पहले कायम किया गया था, फिर उसको आज के मौजूदा महल वकूफ पर लाया गया। तो जाकिर हुसैन भी कौमी रहनुमा है। मैं समझता हूँ कि ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा, मुजीब अहमद साहब। बाकी बेहतर आप चाहें तो एक बार इक़्तिबास का बढ़िया से मुताला करके भी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, यादगार गालिब किसने तसनीफ की? पिछले वीडियो मैंने इस पर बहुत ज्यादा चर्चा कर लिया है। सही जवाब इसका मौलाना ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब है। यादगार गालिब लिया, उसके हयात जावेद भी लिखा है, और मुसद से हाली तो उसकी बेहतरीन एक शाहकार नज़्मों में शामिल है, जिसके मुतालिक काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, पिछले वीडियो में देख लें, वरना वीडियो ये लंबी हो सकती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। यादगार गालिब सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाली। उसके अलावा बाबा, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। बाबा उर्दू किसका लक़ब है? मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, जैसे कि मैंने बताया कि बाकर अली साहब के बेटे हैं, जो 1857 ईस्वी के ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे और अखबार में लिखते थे, इसलिए फर्स्ट रिपोर्टर भी उनको कहा जाता है, बाकर अली को। उन्हीं के बेटे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनको आकाए उर्दू भी कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात, नीरंग ख्याल, ये कुछ उनके मजमा कलाम हैं, और उर्दू का दहली का पहला अखबार बाकर हुसैन साहब दहली उर्दू अखबार के नाम से छपते थे, और इसमें उन्होंने काम किया था। उसके अलावा शम्सुल उलमा का भी खिताब इन्हें मिला हुआ है। ख्याल रहे कि शम्सुल उलमा का खिताब मौलाना शिबली, नज़ीर अहमद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को भी मिला हुआ है। जैसा ऑप्शन जब रहेगा उसी हिसाब से आप जवाब देंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी को शम्सुल उलमा का खिताब मिले। साहब पर हमने गुफ्तगू कर ली। मौलाना हजरत मोहानी, जो कि तरक्की पसंद तहरीक के में से है, जेल भी जाना पड़ा। एक शायर और फ्रीडम फाइटर, वो तरक्की पसंद शोरा ही थे कि फ्रीडम फाइटर भी होते थे, अगर आज़ादी से पहले वो फाल रहे हैं तो फ्रीडम फाइटर भी, और दूसरी तरफ शायर भी, वरना बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, बहुत से कम शायरों को ये नसीब होता है।
और हजरत मोहानी साहब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और हजरत मोहानी की एक गज़ल जिसको निकाह फिल्म में गुलाम अली साहब ने गाया है, मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाऊंगा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो अब मौलवी अब्दुल हक साहब, तो इसका सही जवाब, चूंकि जवाब सबको पता ही होता है, मौलाना साहब पर गुफ्तगू आगे हो चुकी है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, इस पर मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है। और हजरत मोहानी साहब एक रिसाला भी निकालते थे, उर्दू मोहल्ला। ध्यान रहे, गालिब का भी एक कलाम तो नहीं, खुतूत का मजमा है, वो भी उर्दू मोहल्ला के नाम से, उर्दू मोहल्ला के नाम से पब्लिश हुआ है। आप कंफ्यूज ना करें, उर्दू मोहल्ला हजरत मोहानी का रसाला है और गालिब का खुतूत का मजमा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, गालिब की उर्फियत क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आप देखें कि असदुल्लाह मिर्जा असद दबीरुल मुल्क, तो दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, ये अलकाबात व खताबात हैं जिनको बहादुर शाह जफर ने नवाजा था गालिब को। ये हो गए खताबात। और असद, उनके शुरू के तखल्लुस हुआ करते थे, बाद में गालिब लिखना शुरू किया, तो ये तखल्लुस हो गए। बचा मिर्जा नौशा, यानी मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, या उर्फ मिर्जा नौशा के नाम से उन्हें याद, इसलिए उनकी उर्फियत हो गई मिर्जा नौशा। गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खान बेग है, ख्याल रहे, पूरा नाम असदुल्लाह खान बेग, खिताब या लकब दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, अरफियत मिर्जा नौशा। गालिब साहब 11 साल की उम्र में शादी कर लिए। अच्छा, उनके इसका एक और मजमा है, खुतूत का मजमा, औदे हिंदी, और एक उर्दू मोहल्ला जिसको मैंने अभी अभी बताया। और जफर, बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी थे, इस पर मैंने कई बार चर्चा किया है। बाद 1847 ईस्वी की तबाही के बाद वो खुद काफ़ी मायूस हुए, बादशाह तो रंगून भेज दिए गए, वो काफ़ी अकेला रह गए। गालिब के मुताबिक एक बेहतरीन किस्सा यूँ है कि एक बार कोई आगरे का जूती फरोश वाला उसे मिलने के लिए दिल्ली आया हुआ था, तो किसी नमाज से पूछा कि गालिब कहाँ मिलेगा। तो गालिब से जब मुलाकात हुई तो गालिब ने कहा कि भाई, किसी नमाजी से मेरा क्या मतलब, किसी मैखाने या शराब खाने से मेरा पूछ लिया होता, वैसे भी यहाँ गालिब के नाम से बदनाम है और आप असद ढूंढ रहे हैं। 1828 में उन्हें कलकत्ता का सफ़र भी करना पड़ा था पेंशन के सिलसिले में गालिब को, और कहते हैं कि कलकत्ता जाते वक्त उन्होंने बनारस और अवध वगैरह की भी सैर की थी, क्योंकि उस वक्त पानी जहाज से ही सफ़र करना पड़ा था, पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता आए हुए थे। और कलकत्ता उन्हें बड़ा पसंद भी आया, कुछ दिन रहे। तो कलकत्ते की जब बात आती तो वो अक्सर ये कहा करते, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय। गालिब बलाखिर बे औलाद मरा, ये बड़े अफसोस का मकाम है। उनका आखिरी दिनों का एक शेर मुझे याद आ रहा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। हुए मर के हम जो रुसवा क्यों ना हुए गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पर मैंने चर्चा कर ही लिया, अब इस पर मैं और क्या बताऊं। 1828 ऑप्शन डी आंसर होगा। नंबर सवाल को मैं समझता हूं कि इतना अहम नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप से ये उर्दू से
मुताल्लिक मुझे नहीं लगता, फिर भी सही जवाब गुलाम सल्तनत का बादशाह सही जवाब होगा, अल-तमश। अगला सवाल देखिए, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? पिछले वीडियो में मैंने इस पर भी बहुत तफसील से गुफ्तगू की है, इसलिए आप वहां देख लें। रुबाई 4 मिसरे के होते हैं और मुरब्बा भी 4 मिसरे के होते हैं। मिसरों की तादाद इकसा हो सकती है, मगर बनावट और साख अलग है मुरब्बा और रुबाई का, दोनों पर मैंने चर्चा कर लिया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कौमी तराना जनगण मन किसका लिखा हुआ है? ये सवाल क्लास 4 या 5 के उर्दू में एक मजमून है, जैसा कि पहले, तो वहीं से ये सवाल है। अब जानते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, टैगोर। अगला सवाल देखेंगे, इनमें दास्तान का अहम अंसर क्या है? प्लॉट, तवालत, किरदार, माफूकुल फित्री अनासर। देखिए, दास्तान में प्लॉट उतना अहम नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माफूकुल फित्र अनासर। तवालत जरूरी है ताकि कोई भी दास्तान एक लंबे अरसे तक चले, आज शाम खत्म करके कल का इंतजार है, तो एक तवील मुद्दत एक तवालत का होना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। किरदार भी होना चाहिए, किरदार अमूमन एक अहम शख्स ही होता है, देवी देवता, शहजादा शहजादी, भूत प्रेत वगैरह होना चाहिए ताकि एक मजा आए। तो दास्तान के अहम अज्जाए तरकीब में अंसर में तखय्युल, माफूकुल फित्र, फजा, तवालत, किरदार वगैरह है, लेकिन इन तमाम में सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है माफूकुल फित्री अनासिर को, इसलिए सही जवाब हो जाएगा माफूकुल फित्र। आइए थोड़ा बहुत दास्तान पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि उर्दू की पहली दास्तान सब रस को माना जाता है, जिसको मुल्ला वजी ने लिखा, ये दक्कन के शायर थे। इस पर मैंने एक वीडियो, मेरे पिछले वीडियो में इस बात का चर्चा है, चाहे तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बागो बहार के मुतालिक चलते हैं। बागो बहार मीर अमन दहलवी की एक बेहतरीन दास्तान है, जिसमें गुले बकावली का एक बेहतरीन चर्चा है। वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज चूंकि उर्दू का एक मरकज रहा है कुछ दिनों के लिए, इसलिए बंगाल में उर्दू का मरकज रहा है, इसलिए किसी भी कंपटीशन में अगर उर्दू पेपर है तो फोर्ट विलियम कॉलेज एक अहम मौजू बन जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतालिक भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में बना। फोर्ट विलियम कॉलेज मतलब फोर्ट के अंदर ही एक कॉलेज का इंतजाम किया गया था, जहां पे उर्दू के या दूसरे जुबान की कुछ किताबों लाकर उर्दू में तर्जमा कराए जाते थे, और उर्दू को एक नशो नमा मिल रही थी वहां। किसी वजह से फिर 1800 के बाद कुछ दिनों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। फिर 1804 में दोबारा इसको ओपन किया गया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर पिछले वीडियो से भी कर सकते हैं। अब 29 नंबर सवाल पर थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग गौर कर लेते हैं। ये भी क्लास 5 का कोई इफाए वादा बोलकर एक कहानी है, वहां से ये सवाल पूछा गया, रघुपत कौन था? यूं तो सही आंसर हो जाएगा राजपूतों का एक फौजी, ऑप्शन डी होगा। और 30 नंबर एक और कहानी है क्लास 5 में, वहां से दिया गया है, इसलिए मैं रिकमेंड एक बार फिर करता हूं आपको कि गालिबन यहाँ पे 4 या 5 सवालात हो गए जो 5 या 4 क्लास के उर्दू किताब से पूछा गया है, इसलिए आप उर्दू किताब का जरूर मुतला करके जाएं। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।